नमस्कार। रामायण और महाभारत को हमारी परंपरा में इतिहास कहा गया है। इतिहास ऐसा काव्य है जो पहले अतीत में जो कुछ होता आया है उसको दिखाता है, वर्तमान में जो हो रहा है उसका भी चित्र प्रस्तुत करता है और आगे जो होगा उसे भी देखने की दृष्टि वह प्रदान करता है। यही इतिहास की व्याख्या हमारी परंपरा में की जाती रही है। इस देश के भूत, भविष्य और वर्तमान को हमारे इतिहास काव्य, जो कि रामायण और महाभारत है, वे निदर्शित करते हैं, बताते हैं। इतिहास काव्यों का नाटक और रंगमंच से गहरा संबंध रहा है। कुछ विद्वानों ने, जिनमें कि ए.बी. कीथ और डॉक्टर मनमोहन घोष का नाम लिया जा सकता है, इन्होंने तो भारतीय रंगमंच का उद्भव ही इतिहास काव्यों से माना। भारतीय रंगमंच की परंपरा, नाट्य की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। वैदिक काल और उसके भी पहले उसकी जड़ें हैं। इसलिए इतिहास काव्यों से उसका उद्भव हुआ, उसका ओरिजिन या मूल इतिहास काव्यों में है ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। पर भारतीय रंगमंच की विकास यात्रा में एक ऐसा पड़ाव अवश्य आता है जहां इतिहास काव्य रामायण और महाभारत उसकी इस विकास यात्रा से जुड़ जाते हैं। और इन दोनों काव्यों की जो कथा गायन की, कथा कथन की परंपरा है जिसको कि आख्यान कहा गया, वह आख्यान का रंगमंच निर्मित करती है। रामायण में तो स्पष्ट उल्लेख है कि राम कथा का गान या पाठ लोक गायकों के द्वारा किया जाता था। समाज की शिक्षा के लिए, पुराने आख्यानों को सुरक्षित रखने के लिए इन आख्यानों का गायन किया जाता था। और ये जो लोक गायक थे इनको कुशी लव कहा जाता था। रामायण काल में इनका बड़ा सम्मानजनक स्थान रहा होगा। महर्षि वाल्मीकि ने तो सीता के दोनों पुत्रों को ही कुश और लव ये नाम दिए। पर जो समूह गायक वादकों का और आख्यान कहने वालों का, सुनाने वालों का, गा गा कर सुनाने वालों का होता था, उसको भी कुशी लव समाज कहा जाता था। तो ये आख्यान की प्रस्तुति कथा गायन की परंपरा से संबद्ध रही है और उससे एक रंगमंच की परंपरा निश्चित रूप से बनती है। वह नाटक के प्रयोग की परंपरा की एक कड़ी प्रस्तुत करती है। आद्य रंगाचार्य एक विद्वान हुए हैं जिनका मूल नाम आरवी जागीरदार है। उन्होंने भी कथा गायन से नाट्य के जन्म और विकास की प्रक्रिया की बड़ी विशद परिकल्पना संस्कृत नाटक संबंधी अपने ग्रंथ में प्रस्तुत की है। हम कह सकते हैं कि जो नाट्य का बीज वपन हो चुका था वैदिक काल से पहले, और वैदिक काल में जो अंकुरित हो रहा था, अंकुरण की प्रक्रिया वैदिक काल में उस नाट्य के रंगमंच के अंकुरण की जो प्रक्रिया घटित हो रही थी, वह प्रक्रिया महाभारत और रामायण और महाभारत के द्वारा इनके रचना काल के समय प्ररोहित होने लगी, प्ररूढ़ वह अंकुर हुआ। और नाट्य के अंकुर के प्ररूढ़ होने के, प्ररोहित होने के प्रमाण रामायण और महाभारत इन दोनों में, कुछ पुराणों में भी निश्चित रूप से हमको मिलते हैं। वैदिक यज्ञ में सूत आता था। यज्ञ वेदी का निर्माण करने के लिए सूत्र लेकर के आता था, इसलिए उसको सूत्रधार भी कहा जाता था। यह अपने पिछले व्याख्यानों में मैं चर्चा कर चुका हूँ। इस सूत का कर्तृत्व बहुत बढ़ जाता है रामायण और महाभारत के काल में आकर के, और कहीं इसको ग्रंथिक भी कहा गया। जो ग्रंथ से पढ़ पढ़ कर आख्यान सुनाता है तो वह ग्रंथिक हो जाता है। आख्यानों को बोलता चला जाता है, गा गा करके प्रस्तुत करता है, तो वह सूत है। सारे पुराणों को भी सूत सुनाते हैं तो उनको ऋषि कहा जाता है। और जब गायन के साथ यही सूत सुनाते हैं आख्यानों को तो उनको कुशीलव कहा जाता है। रामायण और महाभारत के काल में इन आख्यानों के प्रस्तुतिकरण के लिए प्रेक्षागार बनने लग गए। इन प्रेक्षागारों में धनुर्वेद का प्रदर्शन
नटों नर्तकों के नृत्य कला, नाट्य कला का आयोजन, ये सब गतिविधियां भी होती थीं। कला और सौंदर्य शास्त्र से संबंधित शब्दावली का विकास फिर रामायण और महाभारत के काल में हुआ। रामायण में रस, नट, नर्तक, नाटक इत्यादि शब्दों का प्रयोग मिलता है। रसों के नाम की परिगणना की गई है, नाम गिनाए गए हैं और नट मंडलियां गठित होने लगी। ऐसे भी साक्ष्य रामायण में, महाभारत में मिलते हैं। आगे चल कर के कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तो और वात्स्यायन के कामसूत्र में भी इस तरह की नटमंडलियों की चर्चा की गई है और इनके संबंध में महत्वपूर्ण सूचनाएं भी ये दोनों ग्रंथ देते हैं। रामायण और महाभारत काल में जो प्ररोहण हुआ है, जो अंकुर फूटा, पौधा बनने लगा नाट्य का, उसके विकास के, उसके पल्लवित होने के स्पष्ट साक्ष्य हमको फिर आगे चलकर कौटिल्य के अर्थशास्त्र और वात्स्यायन के कामसूत्र में मिलते हैं। कौटिल्य ने तो स्त्रियों के लिए नाटक करने वाली मंडलियों का भी उल्लेख अपने अर्थशास्त्र में किया है। कामसूत्रकार वात्स्यायन और कौटिल्य दोनों ही किसी नगर में बाहर से आकर के कोई नटमंडली यदि नाट्य प्रस्तुति देती है तो उसके लिए कैसे व्यवस्था की जाएगी प्रशासन की ओर से, राजा उसके लिए क्या करेगा, समाज के लोग क्या करेंगे, इसकी चर्चा ये दोनों ग्रंथ करते हैं। और नट इस तरह की जो घुमंतु नट मंडलियां हैं, बाहर से आने वाली नाट्य मंडलियां हैं, रंग दल हैं, उनकी प्रेक्षा अर्थात शो या खेल नगर में आयोजित कराया जाए, इसका दायित्व तो राजा का होता था या जिस गांव या नगर का अधिकारी हैं वहाँ के, उनका होता था। और इनके लिए तो वेतन का भी निर्देश कौटिल्य ने किया है कि 5 पण प्रति प्रेक्षा इनको वेतन दिया जाए। और प्रेक्षागारों का निर्माण कहाँ कराया जाए, इसका भी विवेचन कौटिल्य ने किया है कि नगर के बीचों बीच में नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो बाजार में सम्मर्द होगा, ट्रैफिक जाम हो जाएगा। इसलिए ऐसे स्थान पर बनाया जाए जहाँ पर कि आवागमन की सुविधा तो हो परंतु बाजार और भीड़ के स्थान वे ना हो। और आगे चल कर के कौटिल्य में अनेक इस प्रकार के पेशेवर लोगों की चर्चा है, प्रोफेशनल्स की चर्चा है जो कि इन कलाओं में, नाट्य नृत्य की कलाओं में, आख्यान की कलाओं में जुड़े हुए हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। नट, नर्तक, गायक, वाग्जीवक, कुशीला, शोभिक, चारण आदि इनके उल्लेख आते हैं। रामायण और महाभारत में भी नटों, नर्तकों, मागध, बंदी, सूतों इनके प्रचुर उल्लेख मिलते हैं। और स्त्री प्रेक्षा का विवरण कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में दिया है। तो ये सारी परंपराएं रामायण और महाभारत से निसृत हुई और विकसित हुई। और स्पष्ट रूप से फिर पुराणों में हम देखते हैं कि रामायण एक नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। तो वाल्मीकि के रामायण के कथागान से आख्यान के रंगमंच की जो परंपरा जन्मी, उससे रामायण नाटक बना। यह हरिवंश पुराण बताता है कि रामायण से नाटक किया और कोबेर रंभाभिसार नाम का नाटक खेला। यह जो अ, द्वारका में पिंडारक क्षेत्र में उत्सव आयोजित किया गया था उसमें। और ये अ, वज्रनाभ की पुरी में जाकर के साम्ब आदि ने भी रामायण नाटक का और कोबेर रंभाभिसार नाटक का प्रदर्शन किया, उनकी मंडली ने। यह वर्णन हरिवंश पुराण में आता है। तो इस प्रकार से आख्यान का रंगमंच विकसित होता है और उपाख्यान भी विकसित होते हैं। ये रामायण और महाभारत दोनों की परंपरा में हम देखते हैं। इन दोनों इतिहास काव्यों को आख्यान भी कहा गया है। जब कोई इनको प्रस्तुत करता है मंच पर तो वही आख्यान हो जाते हैं। आख्याति इति आख्यायते इति आख्यानम, जिसको कहा जाए, सुनाया जाए, पढ़ कर के सुनाया जाए तब भी आख्यान वह हो सकता है। और उसी में कुछ अभिनय करते हुए पाठ करता है, बीच बीच में गान भी करता है और उसके साथ कुछ लोग पार्श्व में खड़े हुए हैं, वे कुछ नृत्य संगीत करते जाते हैं। तो एक संपूर्ण आख्यान का रंगमंच बन जाता है। यह परंपरा रामायण और महाभारत से चलती है, इन दोनों आख्यान काव्यों से चलती है और आचार्य परंपरा इसका साक्ष्य देती है। आख्यान के रंगमंच को भोज ने फिर परिभाषित किया है कि नल सावित्री षोडशोपराजवत प्रबंधांत अन्य प्रबोधनार्थम यद आख्याति तद उपाख्यानम, आख्यान सत्ताम तल्लभते यद्यभिनयन पठन गायन ग्रंथिक एकः कथयति गोविंदवद अभिते सदसी। किसी बड़े प्रबंध के अंतर्गत जो कि आख्यान है, उसमें
एक पात्र दूसरे पात्र को कथा के बीच में कुछ समझाने के लिए, उपदेश देने के लिए कोई छोटी कथा सुनाता है तो वह कथा तो उपाख्यान कहलाती है। तो एक आख्यान के अंतर्गत उपाख्यान हो सकते हैं। उदाहरण उसका दिया है कि नल सावित्री, नलोपाख्यान है, सावित्री उपाख्यान है महाभारत में। इसी प्रकार से रामायण में इलोपाख्यान है, और भी कई उपाख्यान रामायण में हैं। गंगावतरण की कथा है, उसमें भगीरथ का उपाख्यान है, विश्वामित्र की कथा है। तो इस प्रकार की जो अन्य कथाएं जुड़ जाती हैं, अवान्तर कथाएं, जिनको अंग्रेजी में सेकेंडरी टेल्स भी कहा गया है, वे किसी बड़े प्रबंध के मेटा डिस्कोर्स के अंतर्गत कही जाती हैं, पात्रों के द्वारा आपस में चर्चा के भीतर। तो एक बड़ी कहानी के भीतर एक छोटी कहानी कही जा रही है, तो आख्यान के भीतर उपाख्यान वह बनती है, और उसी उपाख्यान को अलग से प्रस्तुत करता है, उस प्रबंध के, उस आख्यान के अंतर्गत नहीं, बल्कि स्वतंत्र रूप से यदि उसको प्रस्तुत करने लगता है कोई गायक, वादक, कथक, आख्यायक, तो वह आख्यान बन जाता है। उपाख्यान ही आख्यान बन सकता है यदि उसकी स्वतंत्र अ, रूप से उसका कथन किया जाए, प्रस्तुतिकरण किया जाए। अन्यथा आख्यान के भीतर भी वह हो सकता है। तो आख्यान और उपाख्यानों में बड़ा गहरा संबंध है, दोनों का रंगमंच से गहरा संबंध है। और रामायण और महाभारत, इन दोनों इतिहास काव्यों का आख्यान और उपाख्यान के रंगमंच के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो इनमें पारस्परिक परिवर्तनीयता होती है, इंटरचेंजेबिलिटी होती है आख्यान और उपाख्यान में। आख्यान उपाख्यान बन जाते हैं, उपाख्यान आख्यान बन जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि रामायण में जो राम की कथा है वो रामाख्यान है, राम का आख्यान है, इसलिए उसको आख्यान कहा गया है। उसी को महाभारत के वन पर्व में मार्कंडेय ऋषि युधिष्ठिर को समझाने के लिए सुनाते हैं कि तुम्हारे ही ऊपर विपत्तियां नहीं पड़ी हैं, उसके पहले त्रेता युग में राम ने भी बड़ी विपत्तियां झेली हैं। तो कहते हैं कि राम की कथा सुनाइए, तो वह रामोपाख्यान सुनाते हैं, तो वह राम कथा या रामायण का जो आख्यान है वहाँ पर उपाख्यान बन जाता है। तो इस प्रकार से शकुंतलोपाख्यान तो बड़ा प्रसिद्ध है महाभारत का। उसी को पूरे प्रबंध में कालिदास लिखते हैं, तो वह एक प्रबंध का, नाटक का स्वरूप ग्रहण कर लेता है। तो इस प्रकार से अ, कथा गायन के रूप में इन दोनों का ही प्रस्तुतिकरण किया जाता है, और उससे रंगमंच एक विकसित होता है। आख्यान एक महानदी है, और उपाख्यान उसमें से निकलने वाली धाराएं हैं। एक महानदी से निकली हुई धारा कई बार स्वतंत्र नदी भी बन जाती है। तो ये आख्यान और उपाख्यान इस देश में महानदियों, लघु नदियों के रूप में प्रवाहित होते रहे हैं। कभी कभी आख्यान की महानदी भी सिकुड़ करके एक उपाख्यान की लघु नदी बन जाती है। कालिदास ने विक्रम ऋषियम में जो लोपाख्यान का अभिप्राय ले लिया है, वह उन्होंने रामायण से लिया होगा। और पुरूरवा विक्रम ऋषियम का नायक है, वह ऐल या इला का पुत्र है। और रामायण में जो लोपाख्यान बताया गया है, उसमें अ, ऐल की या इला की कथा, जो कि लोपाख्यान है, वह उन्होंने बताई है। राजा इल थे, वो पार्वती के लीला धाम में भूल से, प्रमादवश चले गए, और पार्वती का शाप था कि पुरुष यदि कोई इसमें आ जाएगा तो वह स्त्री के रूप में परिणत हो जाएगा। तो वह इल जो है, इला, स्त्री के रूप में परिणत हो गए। बहुत सुंदर स्त्री के रूप में वे परिणत हुए, तो बुद्ध से उनका संयोग हुआ। तो इस इला ने पुरूरवा को जन्म दिया है। ये पुरूरवा इस पूरे वंश का एक महान नायक भी माना गया, और उर्वशी से उसका प्रेम हुआ। कालिदास ने यह जो इलोपाख्यान में पुरुष के स्त्री के रूप में परिणत होने का अभिप्राय है, उसको थोड़ा बदल करके उर्वशी को एक ऐसे कुमारवन में भूल से प्रवेश उन्होंने करा दिया, जिसमें कि वह प्रवेश करके लता के रूप में परिणत हो जाती है। तो ये कथाएं नाटक का रूप ग्रहण करती हैं, इनसे रंगमंच की रचना होती है। रामायण को आख्यान इसीलिए कहा गया है कि आख्यान एक रंगमंच बनाता है, और रामायण भी रंगमंच निर्मित करता है। यह आख्यान जो मुनि ने रचा, यह कितना आश्चर्यजनक है। ऐसा रामायण में ही मुनिजन उनको सुनकर के कहते हैं, वाल्मीकि की कथा को, वाल्मीकि के द्वारा बनाई गई कथा को। आश्चर्यमिदम आख्यानम मुनिना संप्रकीर्तितम। मुनि ने जो ये कथा बताई है, कितना आश्चर्यजनक आख्यान है। तो जब यदि कथा के रूप में उसको कहने लग जाएंगे तो वही आख्यान कहा जाएगा। उसको दूसरों को सिखाते हैं, वे दूसरे लोग उसको गा गा करके सुनाते हैं, तो वो आख्यान का रंगमंच फिर उससे विकसित हो जाएगा। वाल्मीकि ने अपने शिष्यों कुश और लव को उस आख्यान को सिखाया, और
राजसभा में राम के सामने वे दोनों बालक जब गए, तो राम अपने भाइयों से कहते हैं कि अरे इनका आख्यान हम सुनेंगे। श्रूयतामिदम आख्यानम अनयोर देव वर्चसो, देवताओं की तरह तेजस्वी इन कुमारों का आख्यान हम सुनते हैं। तो यह कहीं आख्यान को नाटक भी कहा गया। वही आख्यान जब गागा करके अभिनय सहित प्रस्तुत किया जाता है तो नाटक बन ही जाता है। और आख्यानों का बड़ा प्रचार प्रसार वैदिक काल के साथ, वैदिक काल में और उसके पश्चात हुआ, क्योंकि महाभारत में अनेकत्र कहा गया है कि वेद वेदांग और आख्यान, पंचम वेद के रूप में आख्यान का भी अध्यापन गुरुकुलों में आश्रमों में कराया जाता है। सांगोपनिषदान वेदान चतुराख्यान पंचमान, तो ये आख्यान को पंचम वेद माना गया, महाभारत को भी पंचम वेद माना गया। यह महाभारत में अनेक स्थानों पर इस प्रकार की पंक्ति आती है, योधित्य चतुरो वेदान सर्वान आख्यान पंचमान। वन पर्व में और द्रोण पर्व में तथा कर्ण पर्व में भी वेदान आख्यान पंचमान यह शब्द कहा गया है। तो इनका अध्यापन किया जाता था, गुरुकुल के छात्रों को इनको पढ़ाया जाता था। तो इनकी अध्यापन विधि में इनको गागा करके किस प्रकार से सुनाना, किस प्रकार से फिर इनका अभिनय करना, तो पाठ्य और गेय दोनों अंश इनमें होता था। तो गेय को तंतुवाद्य और गायन के साथ फिर सीखना पड़ता था, उसमें कुछ तानपुरा तंबूरा जैसा भी साथ में बजाया जाए। तो यह समाज में इस कला को, आख्यानों को लोकप्रिय बनाने की एक तरह से पद्धति भी उसके साथ में ईजाद की गई। और वाल्मीकि ने जो अपने शिष्यों को रामायण का आख्यान सिखाया, उसके संबंध में इस पूरी पद्धति का विनियोग वहाँ बताया गया है। पाठ्ये गेये च मधुरम प्रमाणे स्त्रिभिरन्वितम, पाठ्य और गेय में बहुत मधुर था, और प्रमाण जो ताल के बताए गए हैं आगे चलकर भरत मुनि के द्वारा, उनसे वह युक्त था। जाति भी सप्तभिर युक्तम तंत्री लय समन्वितम, जातियों से, 7 प्रकार की जातियों से युक्त था। ये जात अध्याय है भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में, जो संगीताध्याय है 28वें अध्याय से 34वें अध्याय तक 7 अध्याय भरत मुनि ने संगीत शास्त्र के विवेचन के लिए, विशद और विस्तृत विवेचन के लिए वहाँ नाट्यशास्त्र में रखे हैं। तो जो नाट्यशास्त्र का संगीत है वह जाति संगीत है, जो सामवेद से निकला है। उसमें रागों में, रागिनियों में विभाजन नहीं हुआ है, जो आगे चलकर हिंदुस्तानी संगीत में हुआ। उसमें जातियां और श्रुतियां हैं, और तंतु वाद्यों का प्रयोग है, लय है, प्रमाण है, जो मेजरमेंट हैं ताल के वो हैं, और जातियों का प्रयोग है। तो ये जातियों से फिर ध्रुवाएं बनती हैं, ध्रुवागान किया जाता है। यह भरत मुनि ने विस्तार से नाट्यशास्त्र में बताया। तो यह नाट्यशास्त्र की कुछ शब्दावली, पाठ्य गेय माधुर्य गीत में प्रमाण और लय और तंत्री और जातियों का प्रयोग होना, ये रामायण में पारिभाषिक शब्दावली आ जाती है। और रसों के नाम फिर इसके साथ रामायण की चर्चा करते हुए, रामायण की विशेषता बताते हुए वहीं आदि बालकांड में कहा गया कि रसई श्रृंगार करुणा हास्य रौद्र भयानकई वीरादिभि रसैर्युक्तम काव्य में तदगायताम। श्रृंगार करुण हास्य रौद्र भयानक वीर आदि रसों से युक्त काव्य का गान उन्होंने किया। 6 रसों के नाम यहाँ पर लिए गए हैं, आदि उसमें लगा दिया गया है, इसलिए अद्भुत रस तो अवश्य ही रहेगा। नाम नहीं लिया है आदि कहने से, क्योंकि आश्चर्यमिदम आख्यानम, ऊपर ऋषियों ने सुनते ही कह दिया कि कितना आश्चर्यजनक यह आख्यान है, तो अद्भुत रस तो उसमें है ही। और अन्य रस भी इसी प्रकार से उसके साथ में अ, आ ही जाते हैं। तो इस प्रकार से यह अष्टरस युक्त आख्यान का गान किया जाता था, और वह एक रंगमंच का, हमारे रंगमंच की विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण अ, पड़ाव वह बनता था। तो ये जो परंपरा रामायण के साथ में विकसित हुई, रामायण रामायण को एक आख्यान के रूप में गा गा करके अभिनय के साथ में प्रस्तुत करने की, और इसमें सूत भी सम्मिलित थे, ग्रंथिक ग्रंथ से पढ़ कर के सुनाने के कारण उनको ग्रंथिक कहा जाता था। और कुशीलव तो उसमें कलाकार के रूप में कार्यरत रहा ही करते थे। यह परवर्ती काल तक, मध्यकाल तक यह परंपरा आख्यान के रंगमंच की बनी रही। तो जब हमारे संस्कृत नाटकों का एक रंगमंच बन गया, व्यवस्थित रंगमंच हो गया, और संपूर्ण नाटक उस पर खेले जाने लगे, तब भी उसके समानांतर आख्यानों की गा गा करके और कथा कथन के साथ
प्रस्तुत करने की परंपरा जो उसका एक रंगमंच था, वह समानांतर रूप से चलता रहा। तो हमारे कवियों ने इसका वर्णन किया है। बाणभट्ट ने महाभारत के आख्यान के रूप में प्रस्तुतिकरण का वर्णन किया है कादंबरी में। चंद्रापीड़ कादंबरी में मृगया के प्रसंग में भटकता हुआ हिमालय पर पहुंच जाता है, हिमालय के आसपास के प्रदेश में, वहाँ विचित्र परिस्थितियों में महाश्वेता से मिलता है और फिर महाश्वेता के साथ कादंबरी के महल में वह पहुंच जाता है और वहाँ आख्यान के रूप में महाभारत की प्रस्तुति की जा रही है। यह नारद की पुत्री के द्वारा की जा रही है। तो नारद तो साम संगीत के आचार्य हैं और नारद की पुत्री यदि उसकी प्रस्तुति कर रही हैं तो निश्चित रूप से संगीत के साथ तो वह प्रस्तुति रहेगी ही। पाणभट्ट कहते हैं कि इस प्रस्तुति की संगीत में दो किन्नर मधुकर के समान मधुर तान छेड़ती हुई वंशी बजा रहे थे। पाठ तो नारद की पुत्री कर रही थी और सुंदर स्वर में साथ साथ में गान भी करती जा रही थी। तो यह जो रंगमंच एक बना कि आख्यान को हम ग्रंथ से केवल पढ़ते हैं, स्वर के साथ में उतार चढ़ाव के साथ में, यह एक रूप है। उसमें कुछ और हम जोड़ते हैं कि उसको बीच बीच में हम सुंदर गान भी उसमें करते हैं। फिर कुछ और जोड़ा जाता है कि उसमें कोई वाद्य उसके साथ छेड़ा जाता है, वंशी हो सकती है, तंतु वाद्य हो सकता है। फिर कुछ और उसमें जोड़ा जाता है कि उसके साथ कुछ अभिनय भी करके बताया जा रहा है। तो एक सुंदर रंगमंच का यह स्वरूप विकसित होता है। हमारे जो हरि कथा गायन के रंगमंच मध्यकाल में विकसित हुए, उनका पूर्ण रूप इस रामायण के कथागान की परंपरा में हम देखते हैं। और सुंदर वाक्य बाणभट्ट के हैं। महाश्वेताम पृष्ठतश्च समुपविष्टेन किन्नर मिथुनेन मधुकर मधुराभ्याम वंशाभ्याम दत्तताने कलगिरा गायन्त्या नारद दुहित्रा पठ्यमाने च सर्वमंगलमहीयसी महाभारते। कितना सुंदर शब्द, कितनी सुंदर शब्दावली में बाणभट्ट ने कहा है कि यह सर्वमंगलमयी महाभारत, उसका पाठ यहाँ हो रहा है। महाभारत का पाठ करना, उसको कथा के रूप में सुनाना ही आगे चल के कुछ अशुभ अमंगल मान लिया गया। ये कितनी बड़ी भ्रांति थी। सर्वमंगल महीयसी महाभारत को कहा है। सर्वमंगल महीयस महाभारत है, ऐसा बाणभट्ट कहते हैं। तो ये तो पंडवानी जो तीजनबाई करती हैं उसका एक पूर्व रूप, नारद की पुत्री यहाँ महाभारत की कथा प्रस्तुत करते हुए कर रही हैं। उसी तरह से सुंदर पाठ करती हैं, फिर बीच बीच में गान करती हैं, वाद्य भी उसके साथ एक है और अभिनय उसके साथ में किया जा रहा है। तो यह जो पूरी परंपरा है, यह कीर्तनिया रंगमंच विकसित करती है। आगे चल करके हरि कथा गान का रंगमंच विकसित करती है, यात्रा का रंगमंच इससे विकसित होता है। और संस्कृत के साथ में फिर मध्यकाल में आकर के क्षेत्रीय बोलियां इससे जुड़ जाती हैं। तो नाटक फिर इस प्रकार के मिश्रित भाषा में नाटक बहुत सारे लिखे जाने लगते हैं। संस्कृत नाटक की परंपरा को आख्यान के रंगमंच से जब हम जोड़ते हैं तो हजार हजार लोगों की भीड़ के सामने, जन समाज के सामने आख्यान को सुनाना है, तो कुछ मूल पुराण के रामायण महाभारत के श्लोक रहेंगे, कुछ लोक भाषा के संवाद या संगीत या गीत उसमें रह सकते हैं। तो यह कीर्तनिया नाटक विकसित होता है, मिश्रित भाषा का नाटक विकसित होता है। उसमें सूत्रधार संस्कृत में संवाद बोलता है। यदि मिथिला में हो रहा है तो मैथिली में गीत जोड़े जाते हैं, आसाम में हो रहा है तो असमिया में गीत जोड़े जाते हैं, उड़ीसा में हो रहा है तो उड़िया भाषा के गीत जोड़े जाते हैं। तो ये संस्कृत नाटक की विकास यात्रा का एक पड़ाव है। यह कह दिया गया कि 10वीं शताब्दी के बाद संस्कृत नाटक का बड़ा ह्रास होता रहा, पर यह जो एक जीवंत रंगमंच की परंपरा है उससे जुड़ करके दूसरा रूप संस्कृत नाटक का आता है। इसके विकास में जो आख्यान के रंगमंच की परंपरा रामायण रामायण से निसृत हुई है, उसका बड़ा योगदान है। और कई बड़े अपने अपने समय के श्रेष्ठ कवियों ने इस रंगमंच के लिए अपने नाटक लिखे, जिनमें की संस्कृत भाषा है, संवाद संस्कृत भाषा में गद्य के हैं, और जो क्षेत्रीय भाषा है, जो लोक भाषा है, उसमें गीत हैं। उमापति उपाध्याय बड़े कवि हैं, उनका पारिजात हरण नाटक है। विद्यापति ठाकुर कितने महान कवि हैं, अपने समय के सबसे बड़े कवि हैं, वे भारतीय साहित्य के महान हस्ताक्षर हैं। वे मैथिली में लिखते हैं, पदावली उनकी मैथिली की अद्भुत है। वे अपभ्रंश में लिखते हैं, अब अवहट्ट में लिखते हैं, संस्कृत में वे खूब लिखते हैं। गोरक्ष विजय मिश्रित भाषा में है, आधा संस्कृत और आधा मैथिली भाषा में।
इस प्रकार से शंकरदेव भी असमिया के महान संत, कवि हैं, उनके नाटक हैं, उनकी परंपरा के तो फिर बहुत सारे नाटक हैं। शंकरदेव ने जो परंपरा विकसित की कीर्तनिया नाटकों की, उसमें मिश्रित भाषा में संस्कृत और लोक भाषा को मिला करके अनेक नाटककारों ने नाटक अपने लिखे। यह लंबी सूची मेरे सामने है और यह प्राचीन भाषा नाटक के नाम से बहुत मोटा एक पूरा खंड ग्रंथ जगदीश चंद्र माथुर और दशरथ ओझा ने प्रकाशित किया है। अन्य विद्वानों ने भी कुछ इन नाटकों को पृथक पृथक संपादित और प्रकाशित किया है। तो बड़ी संख्या में सैकड़ों नाटक लिखे गए। ये जीवंत परंपरा थी क्योंकि अभिनय के लिए लिखे गए हैं, ये तो सब खेले जाने के लिए लिखे गए हैं। तो ये आख्यान की बड़ी जीवंत परंपरा है और यह रामायण काल से आरंभ होकर के 2000 वर्षों तक और आज के समय तक चली आ रही है। यह हमारे भारतीय रंगमंच की विकास यात्रा का अपने आप में एक अद्भुत आख्यान हम इसको कह सकते हैं। रामायण का क्या योगदान है इस चर्चा में, इसकी विशेष रूप से चर्चा मैंने की और इस चर्चा को यहाँ समाप्त करते हैं। आगे चर्चा होती रहेगी। यदि आप चाहते हैं कि YouTube का यह चैनल जारी रहे, न केवल जारी रहे बल्कि भारतीय ज्ञान मीमांसा को, भारतीय संस्कृति, संस्कृत साहित्य और ज्ञान परंपराओं को और भी आकर्षक, सहज सुबोध रूप में प्रस्तुत करता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका ग्राहकत्व स्वीकार करें। इसके लिए कोई खर्च नहीं करना है, कोई शुल्क नहीं देना है। मेरा चैनल खोलकर उसमें दाहिनी तरफ सब्सक्राइब लिखा हुआ मिलेगा, उस पर उँगली या अंगूठा रखना है। 1 या 2 सेकंड इसमें खर्च होंगे। आप लोगों का इस चैनल में सभी का स्वागत है। धन्यवाद।